Good morning, sir. Good morning, sir. Have a seat, Mr. Uttam Kumar. Thank Hindi or English? you. I am comfortable in both English language, sir. Given a choice? English. Okay. So, you have done law. And Yes. you did law in 2021. Yes, sir. 5 years. Yes, sir. Explain this 5 years, yeah? Sir, preparing for civil services exams. Which are the means? BPSC and UPSC both. Did you appear in UPSC? Yes, sir. What happened? I didn't clear prelims, sir. How many times? 3 times. What is going wrong? Must have detected. Yes, sir. What is it? Sir, in few attempts, practicing more question was a problem. I was not practicing enough objective question. And in one attempt, I didn't clear CSET. The plan to appear further? The UPSC? No, sir. You have to drop the plan. Yes, You are concentrating on BPSC. yes, sir. ठीक है, बीपीएससी भी अच्छी चीज है और इनफैक्ट काफी अच्छी चीज है. प्रैक्टिस नहीं करते लॉ लिटिगेशन? No, sir. क्यों? I was focusing on preparation, sir. रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा है? Yes, I have enrolled. Yes, sir. Delhi Bar Council, sir. पहली बार लॉ किया आपने, वैसे साउथ बिहार यहाँ से गया थे, Yes, sir. रजिस्ट्रेशन कराया दिल्ली में. Yes, sir. प्लान है दिल्ली मूव करने का. सपोज एज ए प्लान ए डजंट सक्सीड, चले जाएंगे? सर कुछ रीजंस थे, जैसे कि एक तो वहाँ पे एनरोलमेंट की फीस उस टाइम पे कम थी, और दूसरा वहाँ पे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू बिहार में. वहाँ पे डाइवर्स अपॉर्चुनिटी है. जैसे ये बताइए, एडवोकेट लॉ कब का यहाँ ऑपरेट होता है? 1961, सर. क्या जरूरत है एडवोकेट लॉ की? यदि नहीं होता तो क्या? प्रोफेशन को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम आती. और जैसे सर डिसिप्लिनरी एक्शन और रजिस्ट्रेशन के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. और लॉयर्स को जो है वो जैसे कि फेक लॉयर्स या इस तरह की चीज़ों को, या कोई भी प्रॉब्लम होती है, लॉयर जो है वो ऑफिसर ऑफ कोर्ट. किस ग्राउंड्स पर एडवोकेट का जो उसको लाइसेंस दिया जाता है वो विड्रॉ किया? सर अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सर जैसे कि अगर वो मैंने पता है, छोड़ दीजिए. यस, डोंट टेट अनलेस अदरवाइज एडवाइस. नंबर 2, आपका ड्रीम ट्रू हो गया, बीपीएससी में बीएएस में आ गए, Yes. दैट मैटर कोई सर्विस में, तो आप सुबह शाम परमिशन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं. भाई दे सकते हैं लीगल एडवाइस? नो सर. क्यों? सर ये एज अ एडवोकेट सर वो फुल टाइम प्रैक्टिस है, वो साइड प्रैक्टिस नहीं किया जा ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम एक बार एडवाइस दिन में एक ही एडवाइस किसी को नहीं देंगे? इस पर सर पाबंदी है कि आपको 3 एडवाइस रोज देना होगा? इनफॉर्मल एडवाइस पे तो पाबंदी नहीं है सर, लेकिन फॉर्मली अगर कहीं पे रिम्यूनरेशन के साथ अगर करते हैं. नहीं, रेम्यूनरेशन नहीं ले रहे हैं लेकिन एडवाइस देंगे फॉर्मली. इज इट पॉसिबल? मेरे ख्याल से सर ये नहीं पॉसिबल. जैसे कोई एमबीबीएस डॉक्टर यस सर. एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गया, सपोज ये बीएस बन गया कोई डॉक्टर, उसको मना ही नहीं है कि वो सुबह शाम फ्री में विदाउट फीस वो प्रैक्टिस नहीं करे, और एडवाइस सर्दी खांसी जो भी है कर सकता है. यस सर. दोनों प्रोफेशन में डिफरेंस है सर. वही जानना चाहिए. यस सर. लॉ वाले क्यों नहीं कर सकते? लॉ वाले में सर एक ऑब्लिगेशन है कि लीगल एडवाइस अगर करते हैं तो वो सही करें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन पर. डॉक्टर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नो सर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का नेचर अलग अलग है. जैसे डॉक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोगों को, तो वहाँ पर वो और पेशेंट के बीच में ये चीज़ है कि अगर पेशेंट ठीक है, वो क्योर हो रहे हैं, दवा लिख दिए, तो यहाँ तक है. लेकिन एक लीगल एडवाइस जो है उसका एक वाइडर इम्पैक्ट पड़ता है सर. मेडिकल लीगल में तो है कि आपका एडवाइस लिया और आपकी बात नहीं भी माना, Yes, लेकिन नॉर्मली मेडिकल एडवाइस में गए, सर्दी खांसी तो उसी समय दवा दे देता है, वो खा भी लेता है, तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपके एडवाइस का इम्पैक्ट. सर अगर गलत एडवाइस दिया जाता है किस में? लीगल एडवाइस में, गलत एडवाइस क्यों दीजिएगा? आप सही एडवाइस दे रहे हैं, आप ₹20 रुपए क्यों ले रहे हैं? आप सही एडवाइस दे रहे हैं, Yes. तो आप कॉम्पिटेंट हो, राइट रहिएगा कि नहीं एडवाइस देने के लिए, ये मेरा प्रश्न है. Once you get into administrative, नो सर.
क्यों, वही तो जानना चाहते हैं, क्यों नहीं है कहीं लिखा हुआ? सर कोड ऑफ कंडक्ट या आपका सर्विस कंडक्ट रूल ये प्रोवाइड करता है कि नहीं, आप एडवाइस नहीं दे सकते? सर मैं सर्विस कंडक्ट रूल से अवेयर नहीं हूँ। अवेयर नहीं है, ठीक है। और लेकिन सर एडवोकेट एक्ट में जो है वो बताता है कि ये फुल टाइम सर्विस है, इसमें कोई भी पार्ट टाइम नहीं कर सकते हैं, ऐसा है उसमें प्रोविजन। और पार्ट टाइम क्या है वो डिफाइंड है? किसको पार्ट टाइम कहेंगे? पार्ट टाइम सर जैसे कि अगर कोई साथ में नहीं, उसमें डिफाइंड है कि आप अपना इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? नहीं सर डिफाइंड है। क्या है? जैसे कि पार्टनर नहीं हो सकते किसी फर्म में, ठीक है। कोई बिजनेस उनके नाम पे नहीं हो सकता है, ठीक है। और जैसे कोई अदर प्रोफेशन है या कोई अदर जॉब है, जैसे जिसको कि मून लाइटिंग कहते हैं, कि सुबह में जैसे 10 से 4 हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन 6 बजे से 9 बजे या 10 बजे रात तक हम कहीं और भी जॉब कर रहे हैं, इस तरह का नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अच्छी बात है। नेचुरल जस्टिस किसको कहते हैं? सर नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल सर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में यूज होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी। इसमें सर 3 प्रिंसिपल हैं। एक तो है कि ऑडियो अल्टरम पार्टन, जिसको कि कहते हैं राइट टू बी हर्ड, इसमें कि सुनने का अधिकार दिया जाता है। दूसरा है नेमो जुडिक्स कॉसा सुआ, इसमें कहा जाता है कि नो वन शुड बी जज इन अ वंस ओन कॉज। और तीसरा है रीजन डिसीजन। ये 3 प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस के। गुड। तो ये प्रेसिडेंट का जो पावर है क्लीमेंसी का, पार्डन सर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पावर है क्लीमेंसी का, यस। यू आर अवेयर ऑफ? यस वो जुडिशियल पावर है, एक्सिक्यूटिव पावर है? सर, क्वासी जुडिशियल पावर। ये आपका इंटरप्रिटेशन बोल रहा है कि आपने पढ़ा है? नहीं सर, ये नेचर ऑफ पावर में ऐसा पढ़ा है मैंने सर, पावर का नेचर वो क्वासी जुडिशियल, क्योंकि कहाँ पढ़ा आपने? सर बुक में, एमपी जैन में। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑन दिस सेज दैट इट इज एक्सिक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर, सॉरी सर। तो एमपी जैन को आप चिट्ठी लिखिए कि आपने गलत उसमें लिखा है। सुप्रीम कोर्ट का वो हवाला मैं आपको दे दूंगा, जिसमें उसने कहा है इंटरप्रेट हुआ था सब्जेक्ट, क्योंकि प्रेसिडेंट के पावर एक्सरसाइज पर क्या वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है कि नहीं है। यस। प्रेसिडेंट जो क्लेमेंसी यूज कर लिया पावर, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है। Yes. इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है बिकॉज इट इज एक्सिक्यूटिव पावर। तो यदि जुडिशियल पावर वो हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि यदि क्वासी जुडिशियल पावर होगा, तो जुडिशियरी के पावर को इंटरप्रेट करने का पावर आप किसी आदमी को दिए जिसको सिर्फ क्वासी जुडिशियल रहेगा, नॉट फुली जस्टिस? वो तो पूरा जुडिशियरी के प्रोसेस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। यस। अब एक आदमी को आपने दे दिया पावर जो काफी जुडिशियल रहेगा, तो उसका सोचते पोटेंसी कितना लो हो जाएगा। Therefore it is। और एक्सिक्यूटिव पावर का फिर से जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ऑन 2 ग्राउंड। व्हाट आर दोस? हाँ सर, अगर क्लीमेंसी पावर एक्सरसाइज करने का अगर ग्राउंड जो है वो अल्टेरियर मोटिव है, जैसे Very good। ईपू ईपू अल्टीरियर है नंबर 1। Yes, sir। नंबर 2? और दूसरा कि इसमें बायसनेस या इस तरह की चीजें हैं। वेरी गुड। ईपू इसलिए ये एक्सिक्यूटिव पावर है। यस। एनजेएसी ठीक है कि कॉलेजियम सिस्टम ठीक? सर ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। एनजेएसी इसीलिए तो ये को, सवाल पूछा गया। यस, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है एनजेएसी एक्ट को, और इसमें अभी आगे जो है वो एसओपी स्टक डाउन किए हुए तो 10 साल। यस। फिर सर इसमें एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अभी कॉलेजियम सिस्टम में पूरी तरह से जजों को सुप्रीमेसी अपॉइंटमेंट में, जो कि वर्ल्ड में कहीं भी प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, कि जिसमें कि पूरी तरह से जजों का ही से हो अपॉइंटमेंट में। तो अभी चीफ जस्टिस ने तो कहा है कि हम इसको रिव्यू करने की जरूरत है। लेट्स एग्जामिन द इशू अफ्रेश यस। कि क्या हम कॉलेजियम सिस्टम को एनजेसी और कॉलेजियम का कुछ हाइब्रिड ठीक कर सकते हैं कि नहीं, जिसमें सिर्फ पूरा से जुडिशरी का नहीं रहेगा, कुछ एग्जीक्यूटिव का इंटरवेंशन भी होगा। यस। मे बी सम लीगल लिमिनरीज भी उस कोर्ट के पार्ट हो सकते हैं। यस। ये ठीक है कि गलत है? ये ठीक है सर, क्योंकि एक प्रोसीजर भी ड्राफ्ट करने की बात काफी समय से सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वो शायद अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जिसमें कि एक प्रोसीजर के थ्रू जो है जिस तरह तो से। मेरा अगला एक सवाल और आपसे, यस। किसी हाई कोर्ट के जजमेंट को हम अपील ले जाते हैं यस। सुप्रीम कोर्ट में, यस। तो वो हाई कोर्ट को हम पार्टी बना सकते हैं कि नहीं कि ये उसने फेवर किया?
नहीं कैन हाई कोर्ट बी मेड ए पार्टी? नो सर। क्यों? सर जुडिशियल एक्ट वो चैलेंज नहीं किया जा सकता एज सच। अभी चैलेंज नहीं तो करते थे। नहीं, वो एज सच की जुडिशियल एक्ट की जुडिशरी जो है वो रिट के थ्रू पार्टी नहीं बनाया जा सकता। जुडिशरी की एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को वो रिट किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को, लेकिन जुडिशियल वर्क को रिट के थ्रू नहीं किया जा सकता। और जुडिशियल वर्क को अगर करना हो तो क्या करेंगे? सर अगर ऐसा लगता है कि कुछ उसमें सस्पिशन है या कुछ बायसनेस या इस तरह की चीजें हैं तो वो कंप्लेन करने का अलग प्रोसेस है सर। क्या? वो सर चीफ जस्टिस को लिखा जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। फिर वो अगर इंक्वायरी या इन हाउस प्रोसेस शुरू करते हैं तो वो एक अलग प्रोसेस हो जाएगा। अपील के माध्यम से वो नहीं, हाई कोर्ट को पार्टी नहीं बनाया जा सकता है सर, क्योंकि जज के उनका खुद का एक्ट जो है वो इम्यून है सर जुडिशियल प्रोसेस में। उसको अगर चैलेंज करेंगे तो फिर एक फ्लड गेट खुल जाएगा कि हर जज के अगेंस्ट में वो जो है अब लोग जो है उसको पार्टी बनाने लगेंगे और इस तरह में सर जस्टिस का सिस्टम जो है वो अफेक्ट होने लगेगा। आर्टिकल 13 में यस सर। स्टेट डिफाइन किया गया फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3 एंड ऑफ कोर्स पार्ट 4 भी आर्टिकल 13 को ही अडॉप्ट कर लेता है। यस सर। तो जुडिशियरी स्टेट है कि नहीं? जुडिशरी स्टेट सर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए है सर। लाइक जैसे कि सर कुछ अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं जो एम्प्लॉय हैं उनसे रिलेटेड हो सकता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जैसे Yes. क्लर्कियल स्टाफ हैं या कुछ और लोग हैं तो रोस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है कि नहीं? रोस्टर डिस्ट्रीब्यूशन सर मैं पूरी तरह से इस पे श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये सर प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस का कि रोस्टर सिस्टम। प्रेरोगेटिव तो है। यस सर। प्रेरोगेटिव तो कोई चीज नहीं हो सकता है। सर अभी There cannot be anything called prerogative unless everything is to you used rationally. यस Whimsical तो कुछ नहीं हो सकता। यस प्रेरोगेटिव भी यदि पावर है किसी को तो यूनिफॉर्मली ही उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, यस अनबायस्ड ही हो सकता है। यस तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वो जुडिशियल फंक्शन होगा। सर ये जुडिशरी फंक्शन। श्योर है? यस सर, मेरे ख्याल से। रोस्टर इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। प्लीज। सॉरी सर। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया है, सेम आपने अभी जो कहा उसके संदर्भ में, कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, उस फैसले के अगेंस्ट कपिल सिब्बल जी चले गए रीट लेकर के, है ना? फैसले के अगेंस्ट रीट सीजेआई ने उन्हें भगा दिया, सेम इसी बेस पर कि आप रीट लेके नहीं आ सकते हैं। तो क्या लेके आ सकते हैं? मतलब उनको अपना जो रीट पिटीशन था विड्रॉ करना पड़ा है। हाँ, सीजेआई ने कहा कि आप रीट लेके नहीं आ सकते, हमारे फैसले के अगेंस्ट रीट लेके आइएगा आप। तो उनके फैसले के अगेंस्ट हम रीट लेके नहीं आ सकते, ये उन्होंने अभी कहा है। लेकिन अगर हम फैसले से असंतुष्ट हैं तो हम क्या लेके जाएंगे? सर सॉरी सर, मैं इस केस से अवेयर नहीं हूँ, अभी कल ही परसों हुआ है। तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ केस को। अच्छा ठीक है, केस से मतलब नहीं है। यस मेरा क्वेश्चन ये है कि जुडिशियरी ने, सपोज सुप्रीम कोर्ट ने ही कोई फैसला दिया, यस सर। आप उस फैसले के अगेंस्ट रीट लेके नहीं जाएंगे, ये आपने खुद कहा। यस रीट नहीं लेके जाएंगे लेकिन आप फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर और कौन सा तरीका है आपके पास? सर रिव्यू है सर, रिव्यू के बाद क्यूरेटिव पिटीशन। अच्छा एक बात बताइए, आपने लॉ किया और काफी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से किया है, सीजीपीए भी आपका शानदार है, तो फिर आपने लॉ प्रैक्टिसिंग का तो अपना कह दिया कि भाई हमें उधर नहीं जाना, जुडिशियरी की तरफ नहीं जाना आपको? सर जुडिशरी भी काफ़ी अच्छा है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है पब्लिक सर्विस का। और सर जुडिशरी में एक चीज़ है कि वहाँ पे डिस्प्यूट अराइज होने के बाद ही एडजुडिकेशन होता है या एड्रेस होता है। लेकिन सर सिविल सर्विसेज के माध्यम से डिस्प्यूट अराइज होने से पहले भी काम किया जा सकता है बेहतर तरीके से। और सिविल सर्विस सर ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और डायरेक्टली पब्लिक सर्विस करने का मौका देती है। और मैं समझता हूँ सर मैं सिविल सर्विसेज में अपने पोटेंशियल को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकूँगा
इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज का चुनाव किया। तो फिर इस लॉ पढ़ने का फायदा क्या हुआ आपको? सर लॉ पढ़ने के कई फायदे हैं सर। इससे सर एक तो लीगल सिस्टम, गवर्नेंस, इसके बारे में अवेयरनेस होता है, अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस होता है, और लॉ क्यों इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में इसका भी पता चलता है, और लॉ के लिए एक रिस्पेक्ट डेवलप होता है। और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा एडमिनिस्ट्रेशन में भी, क्योंकि लॉ के ही इम्प्लीमेंट के अंडर में इम्प्लीमेंटेशन होते सारी पॉलिसी, और लॉ का वाइडली यूज है एडमिनिस्ट्रेशन में, इस वजह से ये उपयोगी होगा सर। अभी आज का पेपर देखा है आपने? नहीं सर, मैं न्यूज़ सुना हूँ सर। सेक्शन 490A पर अभी कुछ फैसला आया है। फैसला क्या, दरअसल उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि हम इसको रिव्यू करने जा रहे हैं, बकायदा सरकार को भी एक पार्टी बना दिया है। ये 490A है क्या, और ये BNS में किस सेक्शन में है? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा। ठीक। अच्छा ये बताइए कि जो IPC को हमने चेंज किया, CRPC को चेंज किया, अब उसे हम BNS और ये कह रहे हैं, और उस पर सरकार एक चीज कह रही है कि हमने जो ये चेंज किया है वो दंड से न्याय की ओर का चेंज है। क्या मतलब है इसका, दंड से न्याय की ओर चेंज? ये सरकार का स्टेटमेंट है कि हम दंड के, मतलब दंड की विधि, दंड की प्रक्रिया से अलग न्याय की प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं इस चेंजेस के जरिए। तो क्या ऐसा है इसमें? सर इसमें ये इसलिए कहा गया कि प्यूनिटिव नेचर से जो है वो एक जस्टिस के तरफ जो है, रिफॉर्म और जस्टिस के तरफ बढ़ा गया है। तो क्या इसके पहले मतलब जस्टिस नहीं होता था? जस्टिस होता था, लेकिन उसका नेचर जो था वो क्योंकि कॉलोनियल ड्राफ्ट किया हुआ वो लॉ था, तो वो प्यूनिटिव नेचर का था। क्या अब प्यूनिटिव सारे सेक्शंस हटा दिए गए? सारे सेक्शंस नहीं हटा गए, कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो कि सर पहला तो ये है कि एक तो पनिशमेंट में एक ऐड किया गया है, जैसे सोशल सर्विस ऐड किया गया, जैसे पेटी क्राइम्स में वो सोशल सर्विस के थ्रू जो है वो पनिशमेंट दिया जाएगा। और दूसरा कि सर जैसे कि एक सिडिशन का सेक्शन था जो कि वाइडली मिसयूज होता था, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, उसके जगह पे उसको हटा करके और जो है एक अलग ऑफेंस बनाया गया, ऑफेंस अगेंस्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो नाम बदला है, सेक्शन में कोई बदलाव नहीं है। सेक्शन में सर उसके ड्राफ्ट में सर चेंजेस हैं जिससे कि उसके मिसयूज कम हो सकते हैं। और सर तीसरा एक प्रोविजन है, जैसे सर 377 IPC के सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, उसे भी हटाया गया। सुसाइड के जैसे कि सेक्शन को प्यूनिटिव था वो भी हटा करके सिर्फ सुसाइड को तब पनिशेबल किया गया है जब वो पब्लिक सर्वेंट को थ्रेट दे करके सुसाइड का वो कोई काम करवाना चाहे, तभी वो पनिशेबल है। अदरवाइज वो अब मेंटल हेल्थ एक्ट के अंडर में चला गया। अच्छा ये बताइए कि अभी तमाम आधुनिकता के दौर में लिव इन रिलेशन को, LGBTQ के अधिकारों की मांग हो रही है, कुछ लोग शादी उदी उसका करने की मांग कर रहे हैं कि वो भारत में लीगलाइज किया जाना चाहिए। आपका क्या दृष्टिकोण है कि ये जो LGBT के अधिकार हैं, जो लोग अधिकार कह रहे हैं, उनको शादी उदी की मान्यता भारत में भी दे दी जानी चाहिए? सर इसमें कुछ कंसर्न है, और रिलेशन को तो सर अब वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, लेकिन मैरिज के अभी तक वो नहीं मिला है। ये सर इस पे फैसला सर गवर्नमेंट को लेना है, और गवर्नमेंट अगर इस पे पॉलिसी बनाती है स्टेक होल्डर्स को नहीं, वो गवर्नमेंट जो बनाती है। आपका व्यू क्या है उस पर कि LGBTQ को मैरिज की मान्यता भारत में मिलनी चाहिए, उसे लीगलाइज किया जाना चाहिए? सर इसमें बहुत सारे कंसर्न है। अगर मैरिज को लीगलाइज किया जाएगा तो फिर चाइल्ड एडॉप्शन में भी चेंज करने होंगे, और मैरिज संबंधी फिर मैरिटल रिलेशन में जिस तरह के प्रॉब्लम, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक आता है नॉर्मल मैरिज में, उस तरह की चीज़ों को भी देखते हुए सारे प्रोटेक्टिव प्रोविजंस को बनाते हुए अगर मतलब ये सब बना दिया जाए तो इसको लीगलाइज किया जा सकता है? किया जा आपके सकता कहने है सर, अगर सारे प्रोटेक्टिव सेफगार्ड्स के साथ बनाया जाए तो। अच्छा, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कॉलेजियम सिस्टम में भी आपको लगा कि भाई कुछ ठीक नहीं है, आपने कहा भी NAJC को भी पूरी तरह से ठीक नहीं माना, इसीलिए स्टक डाउन किया। रास्ता क्या होगा, क्या करें ऐसा कि जो आरोप है इस पूरे उस पर, अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर, कुछ लोग कहते हैं कि अंकल जज बन गए।
कुछ लोगों को चाहिए कि उन्हें कमिटेड जज चाहिए, तो अंकल जज कमिटेड जज के बीच में कोई रास्ता होगा क्या जिससे कि ये दोनों चीजें हम निकाल सकें? सर इसमें तीनों स्टेक होल्डर, एक तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, एक गवर्नमेंट है और एक जुडिशरी है, तीनों को ध्यान में रखते हुए प्रोविजंस बनाया जाना चाहिए। और जो नहीं, अपॉइंटमेंट आप बताइए कि क्या होना चाहिए। प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट किया जाना चाहिए, जैसे कि एप्लीकेशन वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू इनवाइट करके, और फिर उसका जो है जो भी सेलेक्ट होते हैं उसका रीजन दिया जाना चाहिए कि क्यों सेलेक्ट हुए, और जो रिजेक्ट होते हैं वो क्यों रिजेक्ट हुए। इस तरह के कुछ प्रोसेस अभी भी फॉलो किए जा रहे हैं। और जैसे कि इसमें एक बैलेंस होना चाहिए ओपिनियन का गवर्नमेंट जुडिशरी के बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को अनबैलेंस। नहीं, फिर आप वो कर रहे हैं। हमें सीधा आपका ओपिनियन चाहिए ना, कि आप बताइए कि आप इसमें क्या दे सकते हैं, आप कोई नया सुझाव दे सकते हैं क्या कि इसको बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, वो तो सब मानते हैं कि होना चाहिए, यस कैसे आएगा वो बैलेंस? सर, और एक इसमें कंसर्न है कि कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन इसमें कम है, जैसे कि SC ST हुए, वुमेन हुए, इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में कम है, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नहीं, फिर आप वही कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक तरफ है भाई न्यायिक नियुक्ति आयोग, एक तरफ है कॉलेजियम सिस्टम, दोनों के बारे में ब्लेम है या दोनों के बारे में कुछ असंतुष्टि है। आप बतौर लॉ ग्रेजुएट आप क्या सुझाव देंगे कि इसको कैसे ठीक किया जाए? आप अपना कंसर्न छोड़िए, कंसर्न क्या है? सर इसमें दो उपाय किए जा सकते हैं। एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का क्रिएशन किया जा सकता है। दूसरा सर इसमें एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्योंकि अगर सारे डायरेक्ट जज बनेंगे तो बार को रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि बार और बेंच का एक बैलेंस होता है कि कुछ डायरेक्ट रिक्रूटेड जज होते हैं, कुछ बार से आते हैं। तो फिर बार से भी कुछ एक्सपीरियंस्ड जो लीगल ल्यूमिनरी या जूरिस्ट हैं, उनके अपॉइंटमेंट के लिए नॉमिनेशन जुडिशरी की तरफ से जाना चाहिए, और इस पर थोरो इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए, उनके बैकग्राउंड और ये सारे चीज़ों को लेकर के। और उसके बाद एक डिसीजन बनना चाहिए जिसमें कि चीफ जस्टिस चेयर करेंगे उस कमेटी का, सिलेक्शन कमेटी का। मतलब चीफ जस्टिस से आप चेयर करवाइएगा ही? चलिए ठीक सर। अभी बांग्लादेश में इलेक्शन कंप्लीट हुआ है, रिजल्ट भी आ गई है, यस तो कुछ इसका फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के? ये सर फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो है कि वहाँ पे फॉर्मल गवर्नमेंट इलेक्ट हो गया है, तो एक कंटिन्यूटी आएगी उनकी डिप्लोमेसी में और इंडिया के भी रिलेशन में। दूसरा कि एक इंडिया अब एक प्रिडिक्टेबल वे में डिप्लोमेटिक मेजर्स ले सकते हैं, जैसे कि क्योंकि पुरानी जैसे BNP जो है वो खालिदा जिया की पार्टी है, पहले भी इंडिया ने खालिदा जिया गवर्नमेंट के साथ इंगेज किया है और कुछ ट्रीटी भी साइन की थी, तो आगे संभावना है कि स्थिति में सुधार होगा डिप्लोमेसी में। आपका हॉबी है डायरी राइटिंग, यस सर। क्या लिखते हैं डायरी राइटिंग में? पर्सनल प्राइवेसी मेंटेन करते हैं या तो पब्लिकली भी कुछ लिखते हैं? सर मैं दोनों तरह की चीज़ों को लिखता हूँ, अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशंस को भी लिखता हूँ और कुछ अपने थॉट्स जो होते हैं उनको भी लिखता हूँ। कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस जो आपने लिखा हो जो कि आगे समय में पब्लिकली करना चाहते हैं जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले, क्या लिखा है? सर मैंने अपने जो भी प्रिपरेशन जर्नी है वो तो उसी के बारे में मैं लिखता हूँ अपने थॉट्स को, तो उसमें सर कुछ चीज़ें हो सकती हैं जैसे कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, इस पे जो मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं वो शायद उपयोगी हो सकते हैं। कैसे इसको एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करेंगे ये इस हॉबी को, डायरी राइटिंग को? सर डायरी राइटिंग से कई तरह के फायदे हैं। एक तो है कि राइटिंग स्किल डेवलप होता है, और दूसरा है कि इसमें डिसीजन को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो वो एक हेल्पफुल हो सकता है। तीसरा है कि आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने और प्लान करने में ये हेल्पफुल हो सकता है, और इस तरह की चीज़ों में ये एडमिनिस्ट्रेशन में यूजफुल हो सकता है। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है आपका? सर SDC DYSP डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, ये तो आपका सर्विस नहीं है? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। एडमिनिस्ट्रेशन और खास करके पुलिस प्रशासन को लेकर के बिहार में जो परसेप्शन है बहुत पॉजिटिव तो नहीं है। सर हाल के दिनों में काफ़ी सुधार हुआ है इस परसेप्शन में,
और गवर्नमेंट काफ़ी सुधार इस क्षेत्र में कर रही है, जो कि परसेप्शन पे काफ़ी बदलाव आया है हाल के दिनों में। नीट वाला जो मामला है, जो रेप कांड, यस। उसको लेकर के नहीं लगते पुलिस की बड़ी चूक हो गई? पहले अपना अनुसंधान पूरा हुए बगैर अपना कंक्लूजन पे पहुंचे। सर इसमें कुछ टेक्निकल त्रुटि हो सकती है, लेकिन पुलिस ने अपना प्रोसीजर फॉलो करते हुए कार्य को किया, और क्योंकि इसमें जन आक्रोश काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इसे सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। बेहतर क्या होना चाहिए था जो इतना डिस्प्यूट, या तो आ, इस मतलब कई तरीके से पुलिस प्रशासन बदनाम भी एक तरीके से हुए कि नहीं, इतना जल्दी किसी चीज को कंक्लूजन पे नहीं लाना चाहिए था। सर नए कानून में पुलिस के ऊपर ये चीज़ दबाव है कि इन्वेस्टिगेशन को एक टाइम फ्रेम मैनर में जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। तो मे बी ये एक वजह हो सकती है। दूसरा वजह ये हो सकता है कि एक छात्रा का मामला था, तो ये काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, तो इस वजह से पुलिस ने इस मामले में जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की। लेकिन एक अलग तरीके का ट्विस्टेड देखने को मिल रहा है, इस केस में पप्पू यादव को भी लपेटा जा रहा है, और कुछ जो है जो कि उसमें अब पता नहीं कितना उस केस से रिलेटेड है, उन लोगों को भी लपेटा जा रहा है। सर इसमें सोशल मीडिया का काफ़ी रोल है अफवाह फैलाने में, और जो मसले को काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट करने में। सोशल मीडिया में कई तरह के ओपिनियन या कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दिए जा रहे हैं, जिनका कि कोई बेस नहीं है और ना ही कोई एविडेंस है इस संबंध में। और अगर इस तरह के कोई संबंध में एविडेंस या कुछ है, तो वो पुलिस प्रशासन को दिया जाना चाहिए। लास्ट सवाल, आज कौन सा दिन है? सर आज संडे है, कोई और विशेष ओकेजन? महाशिवरात्रि। क्या इम्पोर्टेंस है भारतीय कल्चर और समाज? सर आज शिव पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है, और आज के दिन को लोग व्रत करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इसका कोई हिस्टोरिकल या तो कहें लिटरेचर में सबसे पुराना लिटरेचर यदि ध्यान में हो कि पहली बार शिव और पार्वती की चर्चा की गई हो? मैं सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन रामायण में चर्चा है। वो तो हमारे महाकाव्य है, जैसे ऋग्वेद वगैरह सब में कहीं पे मैं सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। ध्यान नहीं। दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव के बीच में काफी डिस्प्यूट भी देखने को मिलता है, क्या रीजन है रहा है? सर डिफरेंट डायनेस्टी डिफरेंट फेथ को पैट्रोनेज दिए, जैसे कि वैष्णव को अलग अलग राज्यों ने दिया और शैव को दिया, तो इस वजह से भी एक कन्फ्लिक्ट होता है कि दो राज्यों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, अगर वो दो मतों में भी विभाजित होता है, तो कन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है। इस वजह से भी जो है कन्फ्लिक्ट रहा, और आम लोगों में उस तरह की कोई विशेष रूप से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहा। लास्ट, शिव को कितने नामों से जाना जाता मैं पूरा तो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एकादश रुद्र इस तरह की चीजें हैं, तो 11 नामों से जाना जाता है? 11 या 12? है। मैं अभी पूरा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मिस्टर उत्तम कुमार जी, यस ये आपका फॉर्मल औपचारिक रूप से यस, थैंक यू।